हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर वाला में। मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। ठीक है दोस्त, यह बहुत ही शानदार टॉपिक है जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर में मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न इसमें से। ठीक है, तो चलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी भाई डी फार्मा की तैयारी कर रहा है वो भाई हमारे चैनल से जुड़ सकता है। आप सभी को बता दो दोस्तों कि अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। आज तो फिलहाल कंप्लीट जब क्लास हो जाएगी मेरे दोस्त, उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग चालू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या है दोस्त, दिया है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स यानी इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, यानी अब हम लोग इसका परिचय देखेंगे। ठीक है, आइए इसका परिचय हम लोग पढ़ते हैं। इसका कहना है दोस्त कि जब किसी रोग को ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है तो फार्माकोथेरेप्यूटिक औषधि जानकारी का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग रोग की प्रकृति को रोकने या उसे कम करने, इसको ठीक करने के लिए किया जा सकता है। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स रोगी की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त दवा के चयन, दवा के प्रबंधन और उपचार की अवधि के साथ संबंध रखता है। चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए किसी को भेषज चिकित्सा विज्ञान की गहन समझ होनी चाहिए। तर्कसंगत प्रिस्क्राइबिंग के लिए फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का ज्ञान होना अति आवश्यक है और यह मेडिकल छात्रों को भविष्य में प्रभावी डॉक्टर बनाने के लिए तैयार करने में मदद करता है। हालांकि नैदानिक प्रशिक्षण के दौरान परिचय का लेखन ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है, लेकिन दूसरे पेशेवर वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान फार्माकोलॉजी प्रदान किए गए प्रारंभिक फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का आधारित है। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग पढ़ते हैं भेषज चिकित्सा का क्षेत्र। इसका क्षेत्र क्या है? फार्माकोथेरेप्यूटिक्स पूरी तरह से फार्माकोलॉजी के उन पहलुओं पर आधारित है जो इसमें शामिल है। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के क्षेत्र में जो अतः विशेष है, शोधकर्ता दवा की खोज, विकास और प्रतिक्लिनिक ड्रग सुरक्षा के कई पहलुओं की जांच करता है। यह रसायन विज्ञान, जैव रसायन, आणविक जैव विज्ञान और शरीर विज्ञान सहित विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के ज्ञान को एक साथ लाता है और इसके परिणाम स्वरूप मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों ने फार्माकोलॉजिकल अध्ययनों से जो कुछ सीखा है उसका उपयोग चिकित्सा उपचारों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ किया जाता है। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के नियमावली और फार्मेसी के पेशे के बीच अंतर किया जाना चाहिए, जो मानव उपभोग के लिए दवाओं के निर्माण और वितरण से संबंधित है। दूसरी ओर फार्माकोलॉजिस्ट जैविक प्रणालियों के साथ दवाओं, रासायनिक और जैविक दोनों अणुओं की परस्पर क्रिया से संबंधित है। हमारे शरीर में रासायनिक और जैविक अणुओं पर प्रतिक्रिया करने की उल्लेखनीय क्षमता है, लेकिन इन अणुओं में विपरीत दिशा में हमारी जैविक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करने की उल्लेखनीय क्षमता भी है। औषध विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से हम नए आणविक लक्ष्य खोज सकते हैं, नए रासायनिक और जैविक अणु बना सकते हैं, लोगों में उपयोग किए जाने से पहले इन अणुओं के प्रभावों को देख सकते हैं। आइए दोस्त पढ़ते हम लोग भेषज चिकित्सा के उद्देश्य। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स हस्तक्षेप के प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित है। विशिष्ट रोग राज्यों के पैथोफिजियोलॉजी का अध्ययन, साथ ही ड्रग थेरेपी के लिए तर्क चिकित्सीय दृष्टिकोण के माध्यम से इन रोगों का प्रबंधन, निदान के जवाब में व्यक्तिगत उपचार योजनाओं को विकसित करने के महत्व के संकेत। रोगी विशिष्ट मापदंडों की एक सूची होनी चाहिए जिन्हें ड्रग थेरेपी शुरू करते हैं और ट्रैक करते हुए समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन मापदंडों विकल्प नैदानिक प्रयोगशाला में संकेतकों का समय, पाठ्यक्रम और दुष्प्रभाव शामिल है।
आइए पढ़ते पैथियोफिजियोलॉजी और ड्रग थेरेपी द्वारा तर्क सहित चयनित रोगों का निवारण। इन रोगों के प्रबंधन के लिए चिकित्सीय दृष्टिकोण के अपने सारांश में वर्तमान साक्ष्य आधारित अभ्यास के संदर्भ शामिल करना चाहिए। निदान के जवाब में व्यक्तिगत उपचार योजनाओं को विकसित करने की प्रक्रिया की जांच करें तथा ड्रग थेरेपी शुरू करने और इसका रिकॉर्ड रखने के लिए महत्वपूर्ण रोगी विशिष्ट पैरामीटर सेट करें, जैसे विकल्प चिकित्सीय प्रतिक्रिया के नैदानिक और प्रयोगशाला सूचकांकों का समय, पाठ्यक्रम और साइड इफेक्ट। आइए दोस्त, अब हम लोग पढ़ते हैं औषधियों का तर्कसंगत उपयोग। अब हम लोग इसका देखते हैं तर्कसंगत जो है चिकित्सा के अनुसार मरीजों को उनकी नैदानिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त दवाएं मिलती है, खुराक में जो उनकी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पर्याप्त समय के लिए और उन्हें और उनके समुदायों को न्यूनतम संभव लागत पूरा करती है। एक प्रमुख वैश्विक समस्या। आइए दोस्त आगे हम लोग पढ़ते हैं एक प्रमुख वैश्विक समस्या। दवाओं का तर्कहीन उपयोग पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी WHO के अनुसार सभी दवाओं में से आधे से अधिक अनुपयुक्त तरीके से निर्धारित, वितरित या बेची जाती और सभी रोगियों में से आधे उन्हें निर्धारित करने में विफल रहते हैं। दवाओं के अति प्रयोग, कम उपयोग या दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप सीमित संसाधनों की बर्बादी आइए दोस्त आगे जाएंगे होती है और साथ ही पूरे समाज में स्वास्थ्य जोखिम भी फैलता है। गैर जीवाणु संक्रमण के लिए रोगाणुरोधी दवाओं का अनुचित उपयोग, अक्सर अपर्याप्त खुराक पर इंजेक्शन का अति प्रयोग जब मौखिक फार्मुलेशन अधिक उपयुक्त होगा, नैदानिक दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित करने में विफलता, अनुचित स्व दवा जिसमें अक्सर केवल नुस्खे वाली दवाएं शामिल होती हैं और खुराक के नियमों का पालन न करना, दवाओं के तर्कहीन उपयोग। उदाहरण है पॉलीफार्मेसी को एक रोगी द्वारा बड़ी संख्या में दवाओं के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। आइए दोस्त अब हम लोग पढ़ते हैं कि WHO अधिक तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 प्रमुख हस्तक्षेपों की वकालत करता है। हम लोग इस दवाओं के उपयोग पर नीतियों के समन्वय के लिए एक बहुविषयक राष्ट्रीय संगठन को शामिल करना, नैदानिक दिशा निर्देशों का अनुप्रयोग, राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची बनाना और उसका उपयोग करना 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्त। जिलों और अस्पतालों में दवाओं के उपयोग और चिकित्सकों के उपयोग के बीच में अंतर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों और क्या कह रहा है 5वां टॉपिक, स्नातक पाठ्यक्रम में समस्या आधारित फार्माकोथेरेपी प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं हम लोग। लाइसेंस की शर्त के रूप में सेवाकालीन चिकित्सा शिक्षा जारी रखना आवश्यक है। मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग और फीडबैक प्रदान भी करना जरूरी है। फार्मास्यूटिकल्स पर तीसरे पक्ष की जानकारी का उपयोग, आम जनता के लिए चिकित्सा शिक्षा, ऐसे वित्तीय प्रोत्साहनों को बनाए रखने को जो प्रतिकूल हो, नियमन जो उचित हो और लागू किया गया हो, नियोजित हो। दोस्त माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा है क्योंकि गली है और यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, इसकी वजह से शोर शराबा आपको सुनने को मिल सकता है। ठीक है, तो माफ़ी चाहेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए। दवा और कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए
पर्याप्त मात्रा में सरकारी व्यय की आवश्यकता होती है। ये बात तो सही है मेरे दोस्त की दवा कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सरकारी व्यय की आवश्यकता होती है। आइए अब इसका लक्ष्य देखते हैं हम लोग। सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य पेशेवर और उपभोक्ताओं दवाओं का उपयोग चिकित्सीय रूप से उचित और किफ़ायती तरीके से कर रहे हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आम जनता को दवाओं का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है यदि वे संचारी और गैर संचारी रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या को कम करना चाहते हैं और दवा की लागत को कम करना चाहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। एक आदर्श दुनिया में स्वास्थ्य पेशेवरों और उपभोक्ताओं द्वारा दवाओं के चिकित्सीय रूप से प्रभावी और लागत को ध्यान में रखते हुए उपयोग को स्वास्थ्य प्रणाली के सभी स्तरों और सार्वजनिक निजी दोनों क्षेत्रों में संभव होना चाहिए। किसी भी देश में एक तर्कसंगत औषध उपयोग कार्यक्रम में 3 घटक शामिल होते हैं। पहला देखते हैं दोस्त, दवाओं का उपयोग रणनीति और निगरानी। तर्कसंगत दवा के उपयोग पर जोर देना, प्रभावी रणनीतियों की पहचान करना और बढ़ावा देना, और यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित दवा प्रचार सभी प्राथमिकताएं। स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा दवाओं का तर्कसंगत। अन्य बातों के अलावा उपचार दिशा निर्देशों, राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची और सूत्र, और देशों के साथ दवाओं के तर्कसंगत उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहयोग। उपभोक्ताओं द्वारा दवाओं का तर्कसंगत उपयोग चिकित्सीय सूचना की प्रभावी प्रणालियों के विकास में सहायता प्रदान करना और उपभोक्ताओं को उनके चिकित्सा उपचार के बारे में सूचित निर्णय के लिए सशक्त बनाना एक प्राथमिकता है। ऊपर सूचीबद्ध प्रत्येक तत्व क्षेत्रीय और देश कार्यालय कर्मचारियों के निकट से सहयोग से बनाया गया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आवश्यक दवा कार्यक्रम की प्राथमिक जिम्मेदारियों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए उनके शब्दों का चयन किया जाता है। ठीक है दोस्त, आइए आगे पढ़ते हैं। साक्ष्य आधारित चिकित्सा यानी EBM इसे नैदानिक विशेषज्ञता और रोगी मूल्यों के साथ सर्वोत्तम शोध साक्ष्य के एकीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। रोगियों की देखभाल करने के लिए नैदानिक और अन्य स्वास्थ्य देखभाल मुद्दों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की आवश्यकता होती है, और EBM के अभ्यास में आजीवन स्वनिर्देशित सीखने की प्रक्रिया शामिल है। EBM इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि शोध साहित्य हमेशा बदल रहा है और इन परिवर्तनों के अनुकूल है। जो साक्ष्य इंगित करता है वह यह है कि आज अभ्यास का सबसे अच्छा तरीका अगले महीने या अगले वर्ष अभ्यास का सर्वोत्तम तरीका नहीं हो सकता। साक्ष्य आधारित चिकित्सा EBM का उपयोग करना, जैसे कि साक्ष्य को ट्रैक करने और गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की क्षमता और इसे रोजमर्रा के नैदानिक अभ्यास के रूप में शामिल करना। इस तथ्य के बावजूद कि यह कभी सीधे आगे नहीं है, वर्तमान में रहने का कार्य बहुत आसान बनाता है। जोन बताइए हम काल रच के जाइए अपन ने मुंह देख ले थे। ना ताला है लटकी पे कहते ताला लटका के गाड़ी का भैया। हाँ गाड़ी में खोले कंजर पे खड़ी की है तो किताब ले आए, तब केवाड़ी खोल किताब ले आए। लाई के किताब दे आ जाए हम जाते चाबी बंद करके आओ।